दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का स्पेशल प्रोग्राम। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरें इस बुलेटिन में। मेरा नाम है जैद। मैं आइए आपको बताता हूं देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। परमाणु समझौते को लेकर ओमान में हुई वार्ता के बाद अब रोम में होगी अमेरिका और ईरान की अगली बैठक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बना रहे दबाव। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की प्रमुख राफेल मोरिनो गेरोसी इस हफ्ते के अंत में ईरान का दौरा करेंगे। IAEA ने साल 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर अगली बैठक रोम में हो सकती है। इटली के अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख इस हफ्ते के अंत में ईरान का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और ईरान की बातचीत बेहद अहम है और अगर सब कुछ सही रहा तो इससे अमेरिका और ईरान के रिश्ते में बेहतरी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट करके कानून लाती है। वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। बिहार के दरभंगा में केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम लोग सड़कों पर उतरे। मदरसा हमीदिया से एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कांग्रेस नेता नाजिया ने सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने बिल को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। महिलाओं ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन CAA और NRC विरोध की तरह देश भर में तेज किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं ने यह भी चेताया है कि जरूरत पड़ी तो वो पूरे देश के कोने कोने में मुस्लिम महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में। वक्फ बिल के बाद अब इस बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुटी भाजपा। जल्द चलाया जाएगा अभियान। वक्फ बिल को सफलतापूर्वक पास कराने के बाद अब भाजपा बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुट गई है। भाजपा ने अब वन नेशन वन इलेक्शन को प्रचारित करने का फैसला किया है। इसके लिए आम लोगों को जागरूकता करने के लिए भाजपा जल्द ही अभियान शुरू करेगी। इसी सिलसिले में एक देश एक चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। भाजपा ने इसीलिए बाकायदा जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। ये कार्यक्रम संगठन के स्तर पर प्रत्येक जिले में होना है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रत्येक विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करना है। जहां विधायक नहीं है वहां पर संगठन के स्तर पर कार्यक्रम होंगे और सांसद भी अपने लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम करेंगे। बिहार के दरभंगा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में शनिवार को दरभंगा में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मदरसा हमीदिया किला घाट से एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। प्रदर्शन में महागठबंधन के नेताओं ने भी साथ दिया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर वक्फ संशोधन बिल को काला कानून बता रहे हैं। सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। अब बात करते हैं बांग्लादेश से उठी गाजा को सपोर्ट करने की आवाज। इजराइल गए तो भेज दिए जाओगे जेल। इस मुस्लिम देश ने लिया बड़ा फैसला। ट्रैवल पर लगाया बैन। गाजा पट्टी में इजराइल की हमले को लेकर बांग्लादेश में लोगों के गुस्से को देखते हुए मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपनी नागरिकों को इस यहूदी देश की यात्रा करने पर रोक लगा दी। बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने अपने पासपोर्ट पर लिखा है कि इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए ये पासपोर्ट वैध है। शेख हसीना सरकार ने 2021 में ये रोक हटा दी थी, वो भी ऐसे समय में जब गाजा पर हमले के लिए इजराइल की दुनिया भर में आलोचना की जा रही थी। अब फिर से बांग्लादेश की सरकार BSS समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के गृह मंत्रालय ने अब एक आदेश जारी कर पासपोर्ट से विदेश जाने वाले नागरिकों के आधिकारिक यात्रा परमिट में ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। सरकार ने ऐलान किया है और गाजा को सपोर्ट किया है। हूती सेना ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से बोला हमला। ड्रोन अटैक को तबाह करने का दावा। एरो डिफेंस सिस्टम फेल। यमन की यूती विद्रोहियों की सशस्त्र सेना YAF ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हमला इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। YAF प्रवक्ता याहिया सारी ने एक बयान में कहा है कि उनकी सेना ने इजराइल पर फिलिस्तीन 2
और जोल फाकर मिसाइलें दागी हैं। याहिया सारी ने इजराइल पर ड्रोन से भी हमला करने का दावा किया है। इजरायली आर्मी ने मिसाइलों को सफलता के साथ रोक देने का दावा किया। याहिया कासिम सारी एसपीसी के नेतृत्व वाली यमन सशस्त्र सेना YAF के प्रवक्ता हैं, जो यमन के सशस्त्र सेनाओं का विद्रोही गुट है और हूथियों से संबंध है। उन्होंने अपना बयान में कहा है कि सोमवार को यमनी सशस्त्र सेना ने इजराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। याहिया सारी ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को मिसाइल से निशाना बनाने की बात कही। याहिया सारी के बयान के अनुसार यमन की जमीन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गयी। एक मिसाइल को पूर्वी अशादोद क्षेत्र में स्थित सटवोट मिशा एयरबेस पर दागा गया। दूसरी मिसाइल से याफा क्षेत्र में स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अशकलोन शहर में एक महत्वपूर्ण ठिकाने को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। हूथियों ने ड्रोन हमले से इजरायली ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया है। श्रीलंका ने फिर दिया धोखा, भारत को लगेगा अरबों का चूना, चुपके से इस देश के साथ कर दी डील। श्रीलंका ने इजराइल के साथ $4.9 करोड़ की डील कर अपने कैफियर फाइटर जेट को अपग्रेड करने का फैसला किया है। भारत और चीन के विकल्पों को छोड़कर श्रीलंका ने ये कदम उठाया है। अब बात करते हैं गाजा को लेकर। अब इजराइल में ही बगावती सुर, 200 से ज्यादा सैनिकों ने खोला मोर्चा, गुस्से से लाल हुए नेतन्याहू। इजराइल गाजा के बीच छिड़ी जंग अब तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद इस पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती दिखाई दे रही है। वहीं अब खुद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने नेतन्याहू सरकार से युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की है। बता दें कि मोसाद के 250 से अधिक पूर्वी अधिकारियों ने सरकार से गाजा पट्टी में युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील की। इजराइल के सरकारी चैनल कान टीवी न्यूज के मुताबिक पूर्वी अधिकारियों ने सरकार पर पत्र लिखकर ये मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार साइन में मोसाद के 3 पूर्व प्रमुख डैनी योटोम, एफ्रोम हेलेबी और तामीर पार्डो के साथ दर्जनों बाकी सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। मोसाद के पूर्वी सदस्यों ने कहा है कि लगातार लड़ाई बंदूकों और हमारे सैनिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। इस पीड़ा को समाप्त करने वाले समझौते तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम सरकार से साहसी फैसला लेने और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील करते हैं। अब बात करते हैं देश में बारिश को लेकर। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली NCR में गर्मी से राहत रहेगी, हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। पंजाब हरियाणा में लू कम होगी, पर राजस्थान में गर्मी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी सामानों पर भारी टैक्स लगाने के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के उत्पादों पर टैक्स लगा दिया। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया। चीन अब अमेरिका को उतना ही नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। वह वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन ने ट्रंप के 125 टैक्स के जवाब में अमेरिका पर टैक्स लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ट्रेड पार्टनर्स पर भारी टैक्स लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन नाटकीय तौर पर इसमें अचानक बदलाव कर दिया। जहाँ बाकी देशों को नए टैरिफ से 90 दिनों की राहत मिली, वहीं चीन को इसमें छूट नहीं मिली। मंशा चीन पर और दबाव बढ़ाने की है। ट्रंप ने 9 अप्रैल 2025 को चीनी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर 125% कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीन वैश्विक बाजार का सामान नहीं कर रहा है। शायद ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। चीन ने अमेरिका टैक्स का सीधा सामना करने को तैयार है। कई देशों ने ट्रंप के टैक्स बढ़ाने के फैसले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बातचीत करने का फैसला किया, लेकिन चीन ने अलग रास्ता चुना। चीन ने तुरंत जवाब दिया, अमेरिका पर 125% टैक्स लगा दिया। अब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बहुत तनाव बढ़ गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये टैरिफ वॉर अब रुकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।